हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और प्रतिदिन की भांति हम आज आपके सामने पुनः लेकर आए हैं 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। तो अच्छे से पढ़िएगा, नोट करिएगा, आने वाली परीक्षाओं को आपके काम आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला प्रश्न है आपके सामने। इंटेल इंडिया इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। एस एस राव, विनय चंद्र, गोकुल सुब्रमण्यम और विवेक गुप्ता। तो इनमें से सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है गोकुल सुब्रमण्यम। ये हैं गोकुल सुब्रमण्यम जी। इन्हें इंटेल इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। ये इंटेल इंडिया जो कंपनी है, ये क्या करती है? चिप निर्माता है, वैश्विक चिप निर्माता कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन। चिप्स बना ये चिप बनाती है। चिप जो हमारे मोबाइल की सिम कार्ड चिप वगैरह है ना, सिलिकॉन की चिप बनती हैं, उनका निर्माण करती है। ने गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटेल इंडिया के उपाध्यक्ष प्रबंध निदेशक संतोष विश्वनाथन है। अध्यक्ष कौन है? संतोष विश्वनाथन। हम यदि इंटेल इंडिया कॉरपोरेशन के बारे में और बात करें तो यह एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है। किस कहाँ की है? अमेरिका की। इस कंपनी की, इंटेल इंडिया की स्थापना 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, अमेरिका, यूएस के अमेरिका में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है। संस्थापक की बात करें तो गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस आर्थर रॉक, इन तीन व्यक्तियों ने इसके संस्थापक हैं। स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं कौन कौन? गॉर्डन मूर, रॉबर्ट नॉयस, आर्थर रॉक। इंटेल इंडिया नामक कंपनी। इंटेल इंडिया का मुख्यालय, इसका इंटेल इंडिया कंपनी का जो इंटेल कॉरपोरेशन की बात कर रहे थे, इंटेल इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु और हैदराबाद में इसकी अत्याधुनिक डिजाइन इकाइयाँ खोली गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? अमेरिका के कैलिफोर्निया को कहा जाता है। जबकि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु कहा जाता है। सिलिकॉन वैली से तात्पर्य है, सिलिकॉन एक उपधातु है, सेमीकंडक्टर है। इसका उपयोग होता है काय में? मोबाइल के चिप, सिम कार्ड, कंप्यूटर उद्योग आदि में। तो अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को है, कैलिफोर्निया में एक शहर पड़ता है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में ये सबसे ज़्यादा कंप्यूटर उद्योग, सिलिकॉन का मटेरियल बनाया जाता है। इसलिए हम विश्व का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को। और भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु। यानी ये सिम चिप कार्ड वगैरह का भारत में मुख्य रूप से कहाँ पर उत्पादन होता है? बेंगलुरु। ठीक है। इंटेल इंडिया इसी संबंधित एक संस्थान है, एक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? T20 क्रिकेट में सबसे तेज 50 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? युवराज सिंह, दीपेंद्र सिंह एरी, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, किसके नाम पर है? तो सही आंसर क्या है? दीपेंद्र सिंह एरी। ये दीपेंद्र सिंह एरी है भैया। इन्होंने सबसे तेज 50 मारी है। एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने 9 गेंदों में, मात्र 9 गेंदों में शतक लगाया। इसके साथ ही T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था। इन्होंने 12 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ 50 बनाई थी। एशियन गेम 2023 में मंगोलिया के नेपाल के बीच में खेले गए मुकाबले में नेपाल के T20 इंटरनेशनल स्टेडियम में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम भी बन गई है। यानी 300 रन बना दिए नेपाल ने। इससे पहले T20 इंटरनेशनल की एक पारी में हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड 278 रन 3 विकेट पर किसने बनाए थे? अफगानिस्तान ने 278 रन बनाए थे। इसके साथ ही इस मैच में नेपाल के खिलाड़ी कुशल मल्ला ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। सबसे तेज 50 बनाने वाले दीपेंद्र सिंह हो गए हैं, और सबसे तेज शतक लगाने वाले नेपाल के खिलाड़ी हो गए हैं कौन? जिनका नाम है कुशल मल्ला। और सबसे ज्यादा T20 में स्कोर बनाने वाली टीम भी कौन सी हो गई है? नेपाल, 300 रन। ठीक है। कुशल मुल्ला ने 34 रन शतक लगाया। इससे पहले T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर के नाम पे था। किसके नाम पे था? डेविड मिलर के नाम पे था।
इससे पहले सबसे तेज शतक 100 किसने मारा था? डेविड मिलर ने मारा था। अब किसके नाम पे है? कुशल मल्ला के नाम पे। सबसे तेज 50 बॉल किसने मारी थी 12 गेंद में? युवराज सिंह ने। अब 9 गेंद में किसने मार दी है? हमारे दीपेंद्र सिंह ने। एरी जो नेपाली खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा स्कोर T20 में किसका था पहले? अफगानिस्तान का 278 रन। अब किसका हो गया? नेपाल का हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? KL राहुल, सुमन गिल, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी। तो किसको बनाया गया है? तो सुमन गिल को क्या बता बनाया गया है प्लेयर ऑफ द सीरीज। कौन सी सीरीज खेली गई थी? IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज किसके बीच खेली गई थी? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। किसने जीती है? इंडिया ने जीती है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? सुमन गिल रहे। सुमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज प्रदान की गई। गिल ने 2 मैचों में 178 रन बनाए थे इसलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हार्ट डे कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर या 30 सितंबर? कब मनाया जाता है बताइए? 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। ठीक, यह सर्वप्रथम 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से मनाया गया था। यानी इसकी शुरुआत कब से हुई थी विश्व हृदय दिवस की? सन 2000 से हुई थी। ठीक, विश्व हृदय दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच हृदय संबंधी रोगों के प्रति जागरूकता के हार्ट अटैक कैसे आता है, कौन कौन सी वस्तुएं हृदय के लिए हानिकारक हैं, जो हमारी हृदय की कोरोनरी धमनी होती है उसमें ब्लॉकेज के कारण अटैक आता है, बाईपास सर्जरी, या है ना आप ये जो एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सर्जरी होती है जिससे फिर ये समस्याएं का निदान होता है। इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा तेल ऑयल नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, है ना। सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यायाम प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे का जो है थीम क्या है? यूज हार्ट नो हार्ट। ठीक है, यूज हार्ट नो हार्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टोटल फ्रॉम द होम्स ऑफ बैंक्स एंड पिगल्स टेल्स फ्रॉम द होम्स ऑफ बैग्स एंड पिगल्स। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक का नाम क्या है? टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड बिगल्स। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विजय राघवन, महिमा सोलंकी, चेतना बिहारी या कामनी शेखावत? तो ये लिखा है, किसने लिखी है? विजया राघवन ने लिखी है। किसने लिखी है? विजया राघवन ने लिखी है। ये टेल्स फ्रॉम द होम्स ऑफ बैग्स एंड पिगल्स, ये पुस्तक के लेखक हाल में ही विजया राघवन द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बैग्स एंड बिलक्स लॉन्च की गई है। पुस्तक वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित लघु कहानियों का एक संग्रह, मतलब इसमें छोटी छोटी कहानियों को संग्रहित किया गया, इकट्ठा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 40, 36, 44 या 56? तो सही आंसर है क्या है? 40। भारत की रैंक कौन सी है? 40। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40 भी है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी, जारी की है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 देशों के बीच भारत का स्थान कौन सा रहा है? 40वां रहा है। वर्ष 2022 में भारत की रैंक 40 थी। 2021 में भारत की रैंक 46 थी। नीति आयोग के अनुसार भारत की रैंक में हो रहा लगातार सुधार का कारण भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम और सार्वजनिक एवं निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा इनोवेशन क्षेत्र में किए गए प्रयास हैं।
भारत की जो रैंक सुधर रही है उसके पीछे नीति आयोग ने क्या बताया है कि भारत में जो स्टार्टअप नए नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं, सार्वजनिक और निजी अनुसंधान एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, संगठन द्वारा इनोवेशन क्षेत्र में नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, इससे हमारी रैंक में लगातार सुधार हो रहा है। इस रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है, याद रखिएगा, है ना। और इसके बाद स्वीडन दूसरे स्थान पर रहा है और अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है। हम कौन से स्थान पर हैं? 44वें। रैंकिंग में अंतिम स्थान पर अफ्रीका देश अंगोला रहा है, जिसकी रैंक 132वीं है। अब सबसे लास्ट कौन रहा है? अफ्रीका का देश अंगोला, अफ्रीका महाद्वीप का। अगला क्वेश्चन, सॉरी, में विश्व नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन, इसे अंग्रेजी में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं विश्व नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक देशों की क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किए जाने वाला एक वार्षिक सूचकांक। नवाचार मतलब क्या होता है? कुछ नया करना, कुछ नया करना। पहली बार यह रिपोर्ट 2007 में आई थी। जारीकर्ता कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये इसको रिपोर्ट को जारी करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ने देशों की रैंक करने के लिए निम्नलिखित संकेतकों का उपयोग किया है। मतलब किस आधार पर ये रैंक दी गई है? इंस्ट्रक्शंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, आउटपुट और क्रिएट आउटपुट, ये सभी आधार माने गए हैं। इन सब के आधार पर ही रैंक जारी की जाती है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की अगर हम बात करें तो ये जो है एक वैश्विक मंच है जो नीति, सेवा, सूचना और सहयोग के आधार पर दुनिया भर के देशों की रैंकिंग प्रदान करता है। और इसकी स्थापना विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की कब हुई थी? तो 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और सदस्य की संख्या कितनी है? 193। जितनी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं उतने ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सदस्य भी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। एशियाई गेम्स 2023 में शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता है? चीन के हांगझोउ में अभी जो चल रहे हैं हमारे एशियाई गेम 2023 में हमारी खिलाड़ी पलक गुलिका ने कौन सा मेडल जीता है? मैं हर दिन इसका एक ना एक क्वेश्चन सम्मिलित कर रहा हूँ एशियाई गेम्स, और एशियाई गेम्स को लेकर एक हम पूरा का पूरा वीडियो अलग से बना देंगे। एशियाई गेम्स से पक्के में एक नया क्वेश्चन बनेगा। तो पलक गुलिया ने स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं, कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। काय में जीता है ये स्वर्ण पदक? शूटिंग में। चीन के होंगजू में आयोजित एशियाई गेम्स 2023 में शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में भारत ने स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता। निशानेबाजी में भारत के लोग लगातार हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की पलक गुलिया ने स्वर्ण पदक और ईशा सिंह ने रजत पदक जीता तथा पाकिस्तान की महिला शूटर इश्माला तलत ने स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत ने ही जीते। भारत ने 50 मीटर राइफल और 3P पुरुष टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। टीम में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल सुरेश कुशाले और अखिल त्योराण शामिल थे। टेनिस में साकेत राजकुमार की जोड़ी ने मेंस डबल में रजत पदक जीत लिया और प्रतियोगिता में भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने कांस्य पदक जीता। मैं एक बार पूरे एशियाई गेम्स के सब पूरे गेम्स के बारे में, पूरे खिलाड़ियों ने कितने पदक, पदक तालिका को लेकर हम एक अलग से वीडियो भी बना देंगे आपके लिए। अभी आप हर दिन एक नए क्वेश्चन हम सम्मिलित कर रहे हैं, उन्हें आप पढ़ते रहिए साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल में ही राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 किसके द्वारा प्रदान किया गया? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या मेनका गांधी? तो सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए। ये चित्र, छाया चित्र हैं कुछ उसके पुरस्कार वितरण के। 21-22 के लिए समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार सेवा योजना पुरस्कार दिया। तो याद रख लेना कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं? 52 व्यक्तियों को दिए गए हैं, 52 व्यक्तियों को दिए गए हैं।
इसकी ये राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार की शुरुआत यानी कब से दिए जा रहे हैं, तो 1969 से दिए जा रहे हैं। कौन देता है, तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, स्वयंसेवी प्रयासों के जरिए विद्यार्थियों और युवाओं के व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण के ज्ञान प्रदान करना। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि हाल में ही हिम में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। हाल में ही चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार? तो सही इसका आंसर है बांग्लादेश। कहाँ है? बांग्लादेश। हाल में ही बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूस ने यूरेनियम की सप्लाई करने की शुरुआत की। रूस ने इसके लिए यूरेनियम देना शुरू कर दिया। आप जानते हैं यूरेनियम Q235 एक भारी तत्व होता है यूरेनियम, इस पर विखंडन के द्वारा हम परमाणु ऊर्जा पैदा करते हैं। तो यूरेनियम रूस ने बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु संयंत्र को देने की शुरुआत की। भारत में 8 परमाणु संयंत्र है, याद रखना। बांग्लादेश में 2.4 GWE का रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकास किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण पद्मा नदी के तट पर बांग्लादेश के पबना जिले में किया जा रहा है। यह बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। 2 इकाइयों में से पहली इकाई 2024 में चालू होने की उम्मीद, यानी ये पहला परमाणु संयंत्र बन रहा है। मार्च 2018 में रूपपुर परमाणु परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रूस, बांग्लादेश और भारत के बीच में मॉस्को, रूस में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। रूपपुर परमाणु संयंत्र का निर्माण रूसी रोसाटॉम राज्य परमाणु ऊर्जा राज्य निगम द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंद्र जातर उत्सव निम्न में से किस देश का प्रमुख उत्सव है? इंद्र जातर उत्सव किस देश का है? तो नेपाल, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश। सही आंसर से क्या है? नेपाल। ठीक है, नेपाल में मानसून खत्म होने की खुशी में इंद्र जात्रा उत्सव मनाया जाता है। मानसून जब समाप्त होता है, बरसात समाप्त होती है, तो उस इंद्र जात्रा उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक, मान्यता के अनुसार बारिश के देवता इंद्र का एक बार अपनी माँ के रात की रानी फूल नाइट जैस्मिन को इकट्ठा करने इंसान रूप में धरती पर आए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी रिहाई के बदले में बारिश रोकी गई थी। इसका कारण हर साल इंद्र जातार उत्सव मनाया जाता है। तो उनकी माँ के लिए वो है ना रानी फूल नाइट जैस्मिन का फूल इकट्ठा करने धरती पे आए थे। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें तब छोड़ा जब उन्होंने पानी बरसाना बंद कर दिया। इसी खुशी में क्या मनाते हैं? इंद्र जातर उत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? नेपाल। इस उत्सव के दौरान देवताओं और राक्षसों के मुखौटे नृत्य द्वारा प्रदर्शाया जाता है। इसके अलावा स्थानीय देवी देवताओं की रथ यात्रा भी निकाली जाती। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। अच्छे से लिखिएगा। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हमारे एप्लीकेशन की, जीएस कोचिंग क्लासेस के ऐप की, और ऐप को डाउनलोड करिए। उसी में फ्री मटेरियल में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक, बाकी हमारे ऐप पर सभी प्रकार के वीडियोस उपलब्ध हैं हर सब्जेक्ट्स के, पढ़िए फ्री में, है ना। फ्री मटेरियल में भी हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल में यदि आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं। कोई आपका सुझाव है तो वह भी दें। धन्यवाद।